वेलकम है आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। कल मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट कराया था। डाइपोल मूवमेंट की सभी थ्योरेटिकली चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी और मैंने आपको 3 केसेस के बारे में बताया था हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में। मैं उन्हीं केसेस को आगे स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। अगर मेरे पास केस नंबर 4 आ जाता है, केस नंबर 4 का मतलब क्या है? अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर इस बार 5 होंगे, अगर बॉन्ड पेयर 5 वाला केस है, फिर मैंने 6 और 7 वाला केस लिया है। अगर लोन पेयर 0 है, एग्जाम्पल क्या है? PCl5। क्या है? PCl5। PCl5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास क्या है? एक रेगुलर ज्योमेट्री है। क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री है। ये रेगुलर ज्योमेट्री है तो इसकी ऑलरेडी एंगल क्या है? फिक्स है। साइड एटम भी क्या है? सेम है। तो मेरा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैसा आ जाएगा? 0। और हमारा मोलिक्यूल क्या बन जाएगा? नॉन पोलर। फिर से हमारा बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 और लोन पेयर कितना है? 1। एग्जाम्पल क्या लिया? IF5 का। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा निकल कर आता है, नीचे क्या है? लोन पेयर, ऊपर क्या है? फ्लोरीन। तो ये एक दूसरे को परमानेंट कैंसिल नहीं करते हैं, वेक्टर आपकी कैंसिल नहीं होते हैं, तो आपका मोलिक्यूल कैसा आएगा? पोलर। कैसा आएगा? पोलर। और लास्ट वाले में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 और लोन पेयर कितने हैं? 2। देखिए आपको एक रेगुलर ज्योमेट्री दिख रही है, बट लोन पेयर आपके कहां पर लगे हुए हैं? अपोजिट साइड पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका डाइपोल मोमेंट कितना निकल कर आ रहा है? 0 निकल कर आ रहा है। आइए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 0 है, तो मेरे पास रेगुलर ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। सभी बॉन्ड एंगल्स कितने के होंगे? मेरे 90 डिग्री के होंगे। अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रक्चर बनेगी वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप बनती है, जिसकी वजह से मेरा म्यू क्या आ जाता है? नॉट 0 आता है। 0 के इक्वल नहीं होता। और कैसा मॉलिक्यूल निकल कर आता है? नॉन पोलर। अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर 7 है और IF7 का केस है, तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर निकल कर आता है? इस तरीके से आपको एक रेगुलर पेंटागन देखने को मिल रहा है, ऊपर भी फ्लोरीन और नीचे भी फ्लोरीन है। तो रेगुलर ज्योमेट्री के सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसकी वजह से आपका म्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और एक फ्लोरीन आपको ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी मॉलिक्यूल कैसा निकल कर आता है? नॉन पोलर। यहाँ पर तो मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाया। बेसिकली मेरी जो सीरीज मैं बना रही हूँ, उनका सिर्फ मतलब यही नहीं है कि हमें सिर्फ ट्रिक से क्वेश्चन करने हैं। ये मैं आपको बेसिकली सारी चीजें इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव के रूप में भी तैयार हो जाए और आप लोगों को ट्रिक्स की भी समझ में। मैंने आप लोगों को लॉन्ग मेथड से बता दिया कैसे देखते हैं। आइए हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स को देखते हैं कि हम लोग कैसे डाइपोल मूवमेंट को 0 निकालते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ कि आप देखते ही आंसर कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 है और साइड एटम आपके क्या है? सेम है। इफ साइड एटम आर सेम, अगर साइड एटम क्या है? सेम, चाहे बॉन्ड पेयर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो। अभी ये सारे केसेस मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने देखा था कि लोन पेयर 0 था और बॉन्ड पेयर कितने भी थे, तो मेरा रिजल्टेंट कितना निकल कर आता था? 0। और मॉलिक्यूल कैसा निकल कर आता था? नॉन पोलर। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। ये मेरे पास क्या है? बेरिलियम है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन और क्लोरीन दोनों साइड एटम क्या है? सेम है। रेगुलर ज्योमेट्री कितनी है? हमारी लीनियर। म्यू क्या आएगा? 0। बट यहाँ पर हमारे साइड एटम सेम नहीं है, तो हमारा यहाँ पर म्यू क्या आएगा? नॉट 0। इट मींस मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। पहला पॉइंट क्या बोला? बॉन्ड पेयर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर आपके साइड एटम सेम है और लोन पेयर 0 है, तो वो मॉलिक्यूल आपका हमेशा नॉन पोलर होगा। तो आपका कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। दूसरा केस देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं, 4 हैं और 5 हैं, और लोन पेयर 3, 2, 2। ये वाले केसेस आपको याद रखने हैं। बॉन्ड पेयर 2, 4 और 5, और इन मॉलिक्यूल के अंदर आपका कैसा निकल कर आता है? जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 निकल कर आता है। तो इन दोनों को छोड़कर, ये नॉन पोलर और इनको छोड़कर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके बच जाते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। किस में आते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। आइए इनको एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके 2 एग्जांपल ले रखे हैं। एक तो मैंने एग्जांपल करवाया ये वाला, देखना एक बार। हमें सबसे पहले क्या करना है? जिनोन को लिखना है। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालिए।
कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर आपका लोन पेयर। एक लोन पेयर आ गया, इसका मतलब लोन पेयर चाहे तो मेरे पास कितने होने चाहिए? 0, और चाहे मेरे पास लोन पेयर कितना होना चाहिए? 2 या फिर 3। एक लोन पेयर है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है मेरे पास? पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। देखना, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से, वेस्पर के इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दी, ज्योमेट्री बता दी, शेप, मॉलिक्यूल का शेप बता दिया, और साथ में इसी कॉन्सेप्ट से डाइपोल मूवमेंट भी आप सीख रहे हैं। कितना फायदा आप लोगों के लिए। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाइए और 4 चीजें आप निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट देखना IF4, IF4 नेगेटिव बना लेते हैं इसको। यहाँ पर मेरे पास क्या है? आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक नेगेटिव चार्ज है, एक और हो गया, टोटल कितने हो गए? 8। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर आ गए आपके। कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर आ गए। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। कितना इजी है ना। सिर्फ आप इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना और उस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट को निकाल सकते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब मैं आपको इसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल करवाना चाहती हूँ जो कि आपके हर बार, काफी बार नीट और जेईई के पेपर में पूछे जाते हैं और काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आइए इनको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट इज NH3 एंड सेकंड वन इज NF3। फर्स्ट इज NH3 एंड सेकंड वन इज NF3। देखना, बीच में अपने नाइट्रोजन को रखा, 3 हाइड्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर। देखने से बच्चे कई बार जल्दबाजी में NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा लगा देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है? ऊपर क्या है आपका? लोन पेयर, और नीचे क्या है? बॉन्ड पेयर। देखना, ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी ऊपर की साइड जा रहा है और ये भी, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड लोन पेयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये सारे के सारे कहां पर जा रहे हैं? आपका पूरा का पूरा जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर आ रहा है, एडिटिव वेक्टर आ रहा है, वो कहां पर आ रहा है? ऊपर की तरफ। इसमें कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट आपको कहां पर देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है। इस वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। काफी बार क्वेश्चन में आया हुआ है, काफी बार एससेट के पेपर में भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका CH3Cl, CH3F। CH3Cl और F में से देखना भाई, मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर मैं लगाऊं तो आप इनका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बना सकते हो। हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और क्लोरीन तो कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर होगा। तुम कहोगे मैडम ये तो बराबर आना चाहिए। देखा गया है कि जो CCl का यहाँ पर जो आपके पास ये प्रेजेंट है, इसका Q इंटू D क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आता है? ज्यादा आता है। देखिए, डाइपोल मूवमेंट क्या है? एक एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो ऐसा देखा गया, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। CH3F एंड CD3F। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। अभी आप लोग नए नए हो, 11th की केमिस्ट्री को जस्ट स्टार्ट करने हैं, बट जो बच्चे 11th को पढ़ चुके हैं और वो बच्चे फिर भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको पता होगा ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट मतलब ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CH3Cl, CH2Cl2 एंड CH3CHCl3। देखना, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये कहां पर जा रहा है? ऊपर। ये भी कहां जा रहा है? ऊपर। ये भी कहां जा रहा है? ऊपर। बस आपको डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। हाइड्रोजन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। यहां पर फिर से बना दीजिए। तो देखना, एक इसको नीचे की साइड खींच रहे हैं, दो ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं, एक नीचे की साइड, तीन ऊपर की साइड, तो फिर देन किसका होगा? इसका होगा। यहाँ पर देखना, Cl, 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 देखना ये सब इसको नीचे की साइड लेकर आ रहे हैं, और ये भी इसको कहाँ लेकर आ रहा है? नीचे की साइड लेकर आ रहा है। फिर किसका होगा? इसका होगा। और लास्ट में क्या होगा? ये तो प्योर हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट निकल कर आएगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट के ऊपर। अब बात आती है इसके डाइपोल मोमेंट को निकालने की। हमें क्या करना है? डाइपोल मोमेंट को निकालना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हम अपना डाइपोल मोमेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या एंगल आपका देखने को मिल रहा है। ये क्या है? NO2 है ग्रुप, तो ये खींचता है, तो ये क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर। ये भी क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर। ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 120। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा कम होता है, और म्यू रिजल्टेंट भी आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो थीटा किसका ज्यादा है? 180 का, तो म्यू रिजल्टेंट किसका कम होगा? सबसे कम उसका होगा। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखते हैं। मान लो मेरे पास एक इसकी रिंग है, एक फिनॉल की रिंग है, तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है, देखना ये CH3 ग्रुप है, ये तो ऐसे देगा और ये ऐसे खींचेगा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकती क्या? ये नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड, एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। यहाँ पर कितना आ गया? 60 डिग्री। और यहाँ पर कितना आ गया? दोनों नीचे की साइड आ रहे हैं तो 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम ही रूल क्या होगा आपका? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो बॉन्ड, जो हमारा डाइपोल मोमेंट को ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा थीटा किसका ज्यादा है? इसका थीटा ज्यादा है। कितना है? 120। तो म्यू रिजल्टेंट किसका ज्यादा होगा? जिसका थीटा कम होगा, जिसका थीटा कम होगा, तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। आइए और क्वेश्चंस करते हैं। देखना ये वाला, अब बात आती है, ये आपके पास एक ग्रुप है और ये आपके पास एक ग्रुप है। इस ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं और इस ग्रुप को क्लोरीन ग्रुप बोलते हैं। ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इनमें से डाइपोल मूवमेंट 0 किसका होगा? देखना भाई, इसका तो डाइपोल मूवमेंट कैंसिल ही हो जाएगा, बट इसका कैंसिल नहीं होता। अगर मैं इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को खोलूं तो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे निकल कर आती है? इस तरीके से निकल कर आती है। ये दोनों तो एक दूसरे को अपने आप को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देती है? कैंसिल, क्योंकि दोनों डाइपोल मूवमेंट 180 डिग्री पर देखने को मिलते हैं। बट ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अपने डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस वाले का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप। जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको चीज समझ में आएगी कि अगर दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर लगते हैं तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर दो सिमिलर ग्रुप आपके अपोजिट साइड पर लगते हैं तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें से डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किसका होता है। देखना ये कार्बन है,
कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp2। ये क्या है, CH3, ये क्या है, sp3। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज्यादा, तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, और ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। यहाँ पर ये इधर जा रहा है और ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये भी क्या कर रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ आपका ज्यादा आ रहा है और ऊपर की तरफ आपका क्या जा रहा है, कम आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और ये देखना, ये तो इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों 180 डिग्री पर एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ट्रांस के केस में अगर आपके साइड एटम सेम है तो ट्रांस के केस में आपका डाइपोल मोमेंट जनरली 0 आता है। बट अगर आपके साइड एटम 0 है, 0 साइड एटम सेम नहीं है, तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 है, ऐसा जरूरी नहीं है। आइए दूसरे केस में देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरा केस लिया है, ये वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक मैंने यहाँ पर क्या लिया है, CH3, और एक मैंने यहाँ पर क्या लिया है, क्लोरीन। अब की बार देखना, मेरा सिस कौन सा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको मैंने क्या बोला, सिस। दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो इसको मैंने क्या बोला, ट्रांस। इसको मैंने क्या बोल दिया, ट्रांस। इतनी चीजें क्लियर है सबको? आगे देखना भाई, अगर ये CH3 है तो ये sp3 कार्बन है, ये sp2, तो ये क्या करेगा, नीचे की साइड देगा, और ये क्या करेगा, खींचेगा। यहां से क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखना, ये खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ये देखना, ये पूर्ण रूप से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। यहाँ पर देखना, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, बट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब टोटल रिजल्टेंट जो निकल कर आएगा वो हमारा ऐसे निकल कर आएगा। तो इस केस के अंदर जो हमारा ट्रांस होता है उसका म्यू 0 नहीं होता है। देख सकते हैं आप, टोटल जो हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकल कर आता है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में आता है, और उसकी वैल्यू ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल, ये भी मैंने करवा दिया। हाँ जी, अगर मैं ये वाला एग्जांपल आपको बताऊं, इफ द डाइपोल मोमेंट इज, if dipole moment is chlorobenzene is x dB, then find the dipole moment of this molecule। कैसे निकालेंगे हम इसका, देख सकते हैं। देखो हमारे पास ये मोलिक्यूल गिवन है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, एंड ये आपका है 4th क्लोरीन। ठीक है, अब आप देखना, ये दोनों क्लोरीन तो 180 पर लगे हुए हैं, तो इनका तो कैंसिल हो गया, इनका तो 0 हो गया। अगर इस क्लोरीन का x है और इसका भी x है, देखना यहाँ पर इसका भी x है और इसका भी x है, और एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। कितना बन रहा है, 120 डिग्री। तो हम इसका निकाल लेंगे, यहाँ का x², इसका भी x², 2x² cos 120। कल मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 प्लस में cos थीटा। एंगल कितना आया, 120 डिग्री। ये कितना है, x² cos 120 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 माइनस के, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस का x² बच जाएगा। ये इसको हम इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना आता है, x आता है। कितना आता है, x आता है, और इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना आता है, x dB आता है। तो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। अब की बार आपको क्या करना है, डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करवाना है। देखना, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। देखिए इन दोनों के केस में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसका Q मल्टीप्लाई में D क्या आता है, ज्यादा आता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसी के साथ ब्रोमीन का ज्यादा देखा गया एज कंपेयर टू आयोडीन। बेटा ये स्टूडेंट्स, ये जो कुछ डाटा जो हमारा है वो एक्सपेरिमेंटली डाटा है, तो ये कुछ चीजें आपको एज इट इज लर्न भी करनी है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल डज नॉट हैव म्यू इज इक्वल टू 0। मेरे पास 4 मोलिक्यूल दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेरे पास मोलिक्यूल दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनमें से किसका नहीं है।
फर्स्ट मेरे पास देखिए ये क्या प्रेजेंट है, कार्बन। अगर आप इस ज्योमेट्री को देखेंगे तो कैसी दिख रही है, ये sp3 आपको दिख रही है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं और इसको इससे कट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये sp2 ज्योमेट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है, तब देखने को मिलता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये क्या है आपका sp3, इसका डाइपोल मोमेंट आपका क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल अब नहीं है। ठीक है, ये क्या है, PCl5 है। PCl5 का हमेशा परफेक्ट ज्योमेट्री है, तो इसका क्या आएगा, μ0 आएगा। यहाँ पर देखना, ये आपका CH3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 है। sp2 आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3, तो sp3 वाला अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये नीचे की तरफ करेगा, तो दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 180 डिग्री के ऊपर, इसलिए इसका म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखना, क्लोरीन नीचे की साइड है, एक क्लोरीन ऊपर की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट आपको बताना है कि किस केस के अंदर होगा। देखिए आपका सबसे पहला केस है, कौन से वाला, ये वाला केस है। ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस कार्बन। ये दोनों तो 120 डिग्री पर हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस साइड निकल कर आएगा। एक का अगर x है, दूसरे का भी x होगा, तो टोटल कितना निकल कर आ जाएगा, 2x निकल कर आएगा। परफेक्ट ज्योमेट्री है तो इसका म्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और इसका रिजल्टेंट कहां पर निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा। सॉरी, ये तो आपको काट ही देंगे, देखना ये तो आपको कट कर देंगे और ये क्या आ जाएगा आपका, x निकल कर आ जाएगा, और ये क्या आपका म्यू। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आया, आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल का आया। यहाँ पर मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन कराए हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये जो कि मैंने आपको बताई हैं। ऐसे क्वेश्चंस जनरली पेपर में रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ट्रांस का अगर सेम एटम्स आपके लगे हुए हैं तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपका 0 होता है, सिस का ज्यादा होता है। ठीक है, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। और कई बार आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे डाइपोल मोमेंट के वेक्टर से, आप वेक्टर का एडिशन करेंगे और एक सिंगल डायरेक्शन में निकाल के उनके एंगल को ध्यान में रखते हुए क्या निकालेंगे, वेक्टर को, उसको डाइपोल मोमेंट को निकालेंगे। ठीक है, और किसी केस में आपको Q इंटू डी का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने डाइपोल मोमेंट को फिनिश किया है। आइए मैं एक छोटा सा टॉपिक और इसके रिगार्डिंग बता देती हूँ आपको, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। मैंने अभी तक आपको आयोनिक, हमने एक फजांस रूल पढ़ा था। फजांस रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल, हम किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट के थ्रू कैसे आयोनिक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं, तो एक इसका छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। म्यू का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व, जितना ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली, और म्यू कैलकुलेटेड, हम कितना थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकल कर आ जाता है। जैसे कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl बॉन्ड इज, हमें इतना दिखाई दिया एक्सपेरिमेंटली, हमने इतना निकाल कर दिखाया, कितना आया है 1.03। बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है HCl की, आपकी 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, वो आपसे इसका आयोनिक कैरेक्टर पूछता है। म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है, इतना। म्यू कैलकुलेटेड किससे निकालेंगे, Q मल्टीप्लाई में D से। Q का क्या मतलब होता है, चार्ज। किस मॉलिक्यूल के ऊपर निकालना है, Hc। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 यूनिट चार्ज है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 यूनिट चार्ज है। एक यूनिट चार्ज आपका किसके इक्वल होता है, ESU यूनिट के अंदर 4.8 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10 यूनिट के क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने आपको बात कल बताई थी। मल्टीप्लाई में किससे करेंगे, डी का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होंगे किसके अंदर, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर निकल जाएगा
ये आपका किस में आया है, ESU सेंटीमीटर में आया है। अगर आप इस ESU सेंटीमीटर को DY में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक DY के अंदर 1 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻18 ESU यूनिट होती है। तो आप इसको इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 6.1 DY आ जाएगा। अब परसेंटेज यूनिट कैरेक्टर निकालना है, कितना था गिवन 1.03, ये हमारा ऑब्जर्व था, ये हमने क्या कर लिया कैलकुलेट। तो एक HCl बॉन्ड के अंदर 16.89% क्या आ गया, आयोनिक कैरेक्टर आ गया। तो ये डाइपोल मूवमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। किसी को किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज इस क्वेरी को अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और आपको किसी भी तरह की वीडियो में अगर कुछ लगता है कि कहीं पर कमी नजर आती है और सुधार की जरूरत लगती है तो आप वो भी चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट p-pi बॉन्ड एंड p-pi बॉन्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड फर्दर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।